हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, नया चैप्टर आज का जो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, उसको देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। इससे भी क्या है, एक क्वेश्चन आता है मेंस में, एक क्वेश्चन इससे भी कंफर्म रहता है, एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बाइनोमियल को समझने से पहले इसमें जो टर्म सबसे ज़्यादा यूज होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, फैक्टोरियल किस टाइप के होते हैं, तो उसको समझना है। तो देखिए फैक्टोरियल, मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। ठीक है, मान लिया n फैक्टोरियल है इस तरीके से, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल होता क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू कहाँ तक, n तक। तो ये जो होता है ये एक तरह से कह सकते हो कि सिंबॉलिक फॉर्म है कि इतने बड़े टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक अलग से टर्म बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, फैक्टोरियल। यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली n फैक्टोरियल, ये है। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था ना, कल के लेक्चर में क्या देख रहे थे कि सिग्मा होता है, जो क्या होता है, एक बहुत बड़े समेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा का यूज करते हैं। तो वैसा ही कुछ एक नोटेशन ये है जो ये प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अब मान लिया हमें 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया। ठीक है, वैसे ही 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6। वैसे ही 4 फैक्टोरियल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी ये 24। तो ये क्या है, फैक्टोरियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, एक ये वाला चीज़ समझ में आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि n फैक्टोरियल जो होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। और n फैक्टोरियल जो होता है, n फैक्टोरियल जो होता है इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कर कर कहाँ तक, n-1 इंटू n तक। यही तो होगा सम ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल। अब क्या कर सकते हैं, इसको देखो एक अलग फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के टाइम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये यहां तक को क्या लिखेंगे, यहां तक को हम लोग लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, n को बाहर ऐसे छोड़ दिया, मल्टीप्लाई है। तो यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल में किसी को दिक्कत, और फैक्टोरियल जो होता है फ्रैक्शनल के लिए या निगेटिव टर्म के लिए डिफाइंड नहीं होता है। जो फैक्टोरियल होगा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, या बोल सकते हो होल नंबर, जीरो के लिए भी डिफाइन होता है। तो होल नंबर के लिए सिर्फ फैक्टोरियल डिफाइन होता है, उसके अलावा जो भी नंबर्स है उसके लिए फैक्टोरियल जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है सबको, क्लियर हो गया कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, देखिए अब अगला देखते हैं, इसमें कुछ और टर्म यूज होंगे। कुछ और टर्म क्या यूज होंगे, देखो अब एनसीआर एक टर्म लिखा रहेगा, हम लोग बाइनोमियल में बहुत बार यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये चीज होता है। ठीक है, तो एनसीआर भी एक क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है जो इस टाइप की चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनसीआर क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है जो इस तरह की चीजें को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत वैसे। अच्छा, अब अगर ये समझ में आ गया तो उसी से रिलेटेड कुछ वैल्यूज हैं जो कि क्या आप ध्यान रख सकते हो। जैसे मान लिया NC0 क्या लिखेंगे, देखो n फैक्टोरियल, r की वैल्यू 0 फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल, ये चीज हो गया। तो 0 फैक्टोरियल बता रखा है कि 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो NC0 की वैल्यू 1 होती है। वैसे ही क्या है, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं NC1। देखो NC1 क्या होगा, NC1 को n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। तो NC1 इज इक्वल टू क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अभी बताया था कि इसको वैसा हम लोग लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी NC1 जो होता है वो क्या होता है, वो n होता है।
वैसे ही अगर हमें एन सी एन कैलकुलेट करना हो, एन सी एन कैलकुलेट करना हो, क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन दैट इज 0 फैक्टोरियल, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड कुछ हमने पार्टिकुलर वैल्यूज फाइंड करके बता दिया कि ये NC0 1 कैसे होता है, NC1 n कैसे होता है, और NCN भी 1 कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब बायनोमियल थ्योरम पे आते हैं, यानी कि इस चैप्टर पे आ रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम है क्या, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे देखो बायनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल यानी कि क्या मतलब है, दो टर्म से रिलेटेड है ना। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब दो होता है। ठीक है, तो दो टर्म जो कि क्या, अच्छा दो, बाई मतलब दो टर्म है, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी दो टर्म जो क्या हो प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो। जैसे मान ली ये हो गया ना x प्लस वाई, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, है ना। वैसे ही क्या है एक्स वाई प्लस जेड, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। तो ये तो खैर पता होगा, बेसिक्स आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल को जो डिफाइन करते हैं या क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग बांटते हैं, मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उससे आगे के टर्म्स प्रेजेंट रहते हैं मोर देन 3, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। तो खैर वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हमें देखना है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो क्या होगा, इसे हम लोग फॉर्मूले पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूले की x प्लस वाई का पावर 1, मान लिया सिंपल पावर 1, तो ये x प्लस वाई ही हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर मान लिया अगर हमसे पूछा जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, तो ये क्या बताएंगे, ये बता देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी बता देंगे। फिर आती है बात कि चलो इसको बता दो, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो हो सकता है कुछ लोग याद रखेंगे तो इसको भी बता देंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसको भी बता दिया। मान लिया फिर से पूछा गया कि नहीं x प्लस वाई की पावर 4 बताओ, तो हो सकता है इसको भी लोग बता सकते हैं ना, क्या हो जाएगा x टू द पावर 4। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 6x क्यूब बाई, ठीक है, ये 4 आएगा यहाँ पे, एक्चुअली ये होगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6xy क्यूब हो जाएगा, और ये 4 रहेगा। मान लीजिए ये तो याद करके लिख रहे हैं हम लोग, 4 हो गया और ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, आगे आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा एक, बस लास्ट में आ जाएगा वाई क्यूब। तो देख रहे होगे बाई 4 कि कितना ज़्यादा दिक्कत है इसको याद करना। ठीक है, मान लिया मैंने लिख दिया, फिर किसी से पूछा गया x की पावर 5 बताओ, ऐसा कुछ, तो हो सकता कुछ लोग इसको भी याद करके रखे होंगे। ठीक है, तो इसको भी बता सकते हैं, लेकिन वैसे ही बढ़ते जाएं, और अगर हमसे कोई पूछ दिया x प्लस वाई की पावर 100, अब इसका एक्सपेंशन बताओ, तो इसका एक्सपेंशन हम लोग नहीं बता सकते हैं, या फिर याद भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, याद भी नहीं रख पाएंगे कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या इसी का एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो क्या होगा, फॉर पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हैं ऐसा, फॉर नेचुरल नंबर इंडेक्स, फॉर नेचुरल नंबर इंडेक्स ओनली। ठीक है, यानी कि जो बाइनोमियल के ऊपर पावर रहेगा, पावर या इंडेक्स जो बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर। अभी हम लोग जो देखेंगे नेचुरल नंबर, यानी पावर में 1 2 3 4 5 6 10 12 100 500 ये सब हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता अभी 1/2, हालांकि उसके लिए भी हमें देखना है, लेकिन वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है, उससे हम लोग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। तो देखिए कैसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग। अब देखो, एक बाइनोमियल को एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है, ये पावर n है। ठीक है, ये n है, x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या है, सिग्मा में भी करके लिखा हुआ है। अब देखो कैसे लिखा गया, उसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ लिखना कैसे। जैसे मान लिया x प्लस वाई की पावर क्या है, n है,
तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो NC0 x की पावर, यहाँ पे गड़बड़ है ये 2, फिर से यहाँ पे n है, x की पावर n और y की पावर 0, ठीक है। x की पावर n, y की पावर 0, दो वेरिएबल है, दो टर्म है, अगर बाइनोमियल है तो वो दो टर्म से मिलके बना होगा। तो एक टर्म को फुल पावर दो, फुल पावर मतलब जो यहाँ पे है, और दूसरे वाले टर्म को 0 पावर दो, फिर प्लस NC1 पावर घटाओ n-1 y की पावर 1, फिर NC2, ठीक है, NC2 क्या हो जाएगा ये x की पावर n-2 y स्क्वायर। वैसे लिखेंगे NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3, ऐसा करके। ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा NCn, y का फुल पावर आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा 0। यानी हमने स्टार्ट किया था x के फुल पावर से और y के 0 पावर से, और ये इस तरीके से अरेंज होते होते क्या हो जाएगा y के पावर फुल आ जाएगा, यानी n आ जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। और इसी का एक और फॉर्म लिखा हुआ है, आप वहां पे ध्यान से देखो, एक और फॉर्म क्या लिखा हुआ है, सिग्मा r = 0 से n, ठीक है। ये हो जाएगा NCr x की पावर n-r y की पावर r। ये कैसे लिखा हुआ, आप x को एक्सपैंड करोगे, सिग्मा कल मैंने सिखाया था, है ना, पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने सिग्मा सिखाया था कि सिग्मा किस तरीके से एक समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी देख लो, एक समेशन ही लिखा हुआ है, उन सबको रिप्रेजेंट करके इस तरीके से लिखा गया, यानी एक जनरल टर्म यहाँ पे लिखा गया है। अब r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे r0 रखेंगे, देखना r0 रखेंगे क्या आएगा, NC0 x की पावर n y की पावर 0, यानी पहला टर्म आ गया, है ना। r की वैल्यू 1 रखेंगे, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, ये वाला टर्म आ गया। इस तरीके से क्या होगा, वैसे ही 2 रखेंगे ये आ जाएगा, 3 रखेंगे ये आएगा, तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। यानी ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है उसको हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस वगैरह इस फॉर्म से भी आ चुके हैं, ठीक है, ये वाले फॉर्म से, तो इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए जैसे एक और हम लोग लिख के देख लेते हैं। मान लिया अगर हमें इसका लिखना हो x + a, ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, x + a की पावर n, ठीक है, x + a की पावर n, तो कैसे लिखेंगे, NC0 x की पावर 0 रख दिया, a की पावर n रख दिया, प्लस NC1 x की पावर 1 रख दिया, a की पावर n-1, प्लस NC2 रख दिया, x की पावर 2 रख दिया, a की पावर n-2 रख दिया। ऐसे कर करके लास्ट में क्या हो जाएगा, NCn हो गया, और ये x की पावर 0 से स्टार्ट किए थे तो हमें n तक लाना होगा, है ना, n, और a की पावर फुल से शुरू किए थे, इसको 0 तक लाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। चाहे तो हम लोग इसको सिग्मा भी लिख सकते हैं, r = 0 से n तक। ये क्या होगा, NCr हो गया, x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर r हो गया, y और a की पावर n-r। तो इस तरीके से हम लोग, कोई और भी होता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जो बाइनोमियल है वो किसी भी टाइप का हो सकता है यहाँ पे लिखा रहे कुछ भी कॉम्प्लेक्स, x की जगह पे मान लिया x³ ऐसा कुछ लिखा है, a की जगह पे कुछ भी 1/√x लिखा है, तो दो टर्म उसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, दो टर्म एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको। तो क्लियर है बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से उसका यूज करके एक्सपेंशन को लिखना है, आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो हमारा है वो देखते हैं। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस है कि वो जो बाइनोमियल थ्योरम हमने देखा, बाइनोमियल थ्योरम कौन सा था, लिख देते हैं यहाँ पे। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इसको लिखने का, उसके बाद खुद ही आप थ्योरम आराम से लिख लोगे। जैसे x + y की पावर n है, इसको अभी देखा होगा क्या लिखा है, NC0, x की पावर क्या था, x की पावर हम लोग चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं n से, और y की पावर 0, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, ऐसे करके लिखते गए, और लास्ट में क्या होगा, NCn x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर n हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन लिखा। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, देखो पहला बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा n+1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n+1, तो आराम से काउंट भी कर सकते हैं ना, देखो ना 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया, n तक गया, यानी ये टोटल कितने हैं, ये टोटल n है। अगर ये यहाँ पे देख रहे होगे 1 से लेकर के n तक गया तो n हो गया। अब ये देखो एक टर्म ये भी एक्स्ट्रा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n+1 हो गया।
यानी जो भी इंडेक्स में रहेगा या पावर में रहेगा बाइनोमियल थ्योरम में, या जो बाइनोमियल के ऊपर जो पावर रहेगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक ज़्यादा होंगे पावर से। जैसे आप देखे होगे स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इंडेक्स 2 है लेकिन टर्म्स कितने होंगे 3। वैसे ही क्या है कि क्यूब में देखे होगे नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं, पावर 4 में देखोगे नंबर ऑफ टर्म्स 5 होते हैं, तो वैसे n के लिए क्या हो जाएगा n+1। नेक्स्ट बोल रहा है सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन इच टर्म्स इज n, यानी कि देख लो ना पावर का समेशन, इन दोनों को सम करोगे n आ जाएगा, इन दोनों को सम करोगे n आ जाएगा, इन दोनों को सम करोगे n आ जाएगा, इन दोनों को सम करोगे n आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग पावर का समेशन करेंगे तो दोनों केस में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा NCR इज इक्वल टू NCn-R। NCR जो है वो किसके इक्वल है, NCn-R। इसको हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक TR टर्म लिखा है, देखो यहाँ पे TR टर्म लिखा है, ठीक है, TR टर्म लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। देख ये प्लस है, TR+1 टर्म लिखा हुआ है। TR+1 टर्म क्या लिखा हुआ है, NCR x⁻n-R y⁻r। अब यहाँ पे कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि सर TR टर्म क्यों नहीं लिखा गया, TR+1 क्यों लिखा गया, तो उसका भी लॉजिक है। देखो अब अगर TR टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, जैसे पहला टर्म है तो 0 है, दूसरा टर्म है तो यहाँ पे 1 है, तीसरा टर्म है तो 2 है, तो एक पीछे का आएगा, यानी एक कम लिखाता है, तो NCR-1। अगर हम लोग TR टर्म लिखेंगे तो ऐसा आएगा इंटू x की पावर, ये क्या है 0, तो ये क्या है n है, यहाँ पे 1 है तो n-1 है, तो यहाँ पे क्या होता है n-R-1 इंटू वाई की पावर r-1। तो अगर तुम लोग TR टर्म लिखने की कोशिश करते तो वहाँ पे जो जनरल टर्म कुछ ऐसा दिखता, बट TR+1 में जनरल टर्म हमारा ऐसा सिंपल सा दिख रहा है। तो बस यही लॉजिक है कि चीज़ें सिंपल दिख रही है, इसलिए हम लोग TR+1 कंसिडर करते हैं रेदर देन कि TR टर्म कंसिडर करें। अब जैसे देखे होगे ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज पढ़े है ना, उसमें जितने भी हमने AP, GP, HP या फिर जो भी पढ़ा, सब में हमने nth टर्म कंसिडर किया है ना, nth टर्म। ऐसा नहीं हमने n+1 टर्म कंसिडर करके चीज़ें सॉल्व कर रहे थे, हम लोग nth टर्म। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका जो देख सकते हो ना स्ट्रक्चर जो है, या फिर जो इसका R+1 टर्म है वो सिंपल दिख रहा है एज कंपेयर टू rth टर्म, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे, इसमें एक ये चीज़ लिखा हुआ है कि NCR जो होता है ना, NCR जो होता है वो किसके बराबर होता है, NCR जो है वो NCR-1 के बराबर होता है। ये NCR है वो NCn-R के बराबर है। कैसे देखिए, NCR क्या होगा, n⁻R⁻n -R⁻, ठीक है। और NCn-R क्या होगा, n⁻n-R⁻, ठीक है। और n-R⁻, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये n⁻ डिवाइडेड बाई n-R⁻, इंटू R⁻, ठीक है। ये कट जाएगा n, तो ये कितना आ गया n-R⁻। तो ये दिख रहा होगा दोनों क्या है, बराबर है, बस यही चीज़ बोल रहा है। यानी कभी अगर मान लिया ऐसा रहा है 18C6, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 18C12, ये चीज़ बराबर होगा। 18C6 जो होगा वो 18C12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और चीज़, एक और देख सकते हो, एक और पॉइंट ऑफ व्यू इसका देख सकते हो आप। देखो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मान लिया अगर हमसे पूछा गया NCX इज इक्वल टू NCY, NCX इज इक्वल टू NCY, देन रिलेट X एंड Y। अगर मान लिया NCX जो है वो NCX जो है वो NCY के बराबर है, तो रिलेट करना है कि X और Y में क्या रिलेशन है। तो एक तो सब लोग बिना सोचे समझे भी बता सकते हो कि X इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए, क्योंकि अगर X इज इक्वल टू Y है तो क्लियर बात है कि NCX जो होगा वो NCY के बराबर होगा, दोनों वैल्यू ही सेम हो जाएगी तो बराबर होगा ही।
लेकिन इसका एक कंक्लूजन और भी है दूसरा, कि जो x प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर भी होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, n प्लस एक्स प्लस वाई क्या होगा, n के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये हमने देखा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n c n माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है ना। तो ये y इसके भी बराबर हो सकता है, y क्या होगा, n माइनस एक्स के भी बराबर होगा। तो y अगर n माइनस एक्स के बराबर होगा तो वहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, ये भी आएगा ना, इसको इक्वेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर NCR है और NCN माइनस आर है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए अगला जो है नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं कुछ जनरल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, इस टॉपिक के दौरान बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, उसी को हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर प्लस NCn x की पावर n। अच्छा, एक और तरीका है इसका लिखने का, हम लोग जनरली क्या होता है ना, NC0 जो है, या ऐसा बोल लो NCR है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं CR, अंडरस्टूड होता है कि n वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो प्रिपेयर्ड रहना है, किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल सकता है। इवन अगर कुछ अलग नोटेशन इसके अलावा भी होगा तो वहां पे एग्जाम में मेंशन जरूर करेगा कि ये NCR रिप्रेजेंट है। ठीक है, NCR रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C0 C1x C2x स्क्वायर Cn x टू द पावर n। ठीक है, अच्छा अब हमने पिछले बार में क्या पढ़ा था कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, है ना, ये चीज़ पढ़ा था। तो इसका देखो यहाँ से क्या मतलब निकलता है वो समझा देता हूँ। इसका ये मतलब हुआ ना, C0 जो होगा वो Cn के बराबर होगा, C0 जो होगा Cn के बराबर होगा, क्योंकि अगर r इक्वल टू 0 है तो n माइनस आर इक्वल टू n होगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 है, तो ये बराबर होगा। फिर C1 जो बराबर होगा Cn माइनस 1 के बराबर होगा, C2 जो बराबर होगा Cn माइनस 2 के बराबर होगा। ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट लास्ट के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसा करके सारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब जो Cn वाले टर्म लिखे हुए हैं ना, ये सबको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, सबके सब बराबर होते हैं। ठीक है, सॉरी बराबर नहीं होते हैं, वो रेस्पेक्टिव, फर्स्ट एंड लास्ट रेस्पेक्टिवली क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज़ दिख गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग, अच्छा माइनस वाला भी आप लोग चाहो तो समझ सकते हो कि माइनस वाला कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो माइनस वाला कैसे लिखा हुआ है, NC0, ठीक है, हमने लिख दिया माइनस एक्स की पावर 0 और 1 की पावर n प्लस NC1 माइनस एक्स की पावर 1 लिख दिया और y की पावर, सॉरी y है नहीं यहाँ पे, y की जगह क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर क्या लिख दिया, 1 की पावर n माइनस 1, फिर NC2 माइनस एक्स की पावर 2 लिख दिया और 1 की पावर n माइनस 2 लिख दिया। ऐसे ही करके सारा कुछ लास्ट में क्या हो जाएगा, NCn माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा और 1 की पावर 0 हो जाएगा। ये एक्सपेंशन हो गया। अब इसी एक्सपेंशन को थोड़ा और अच्छे से लिखा गया है तो वो दिख रहा होगा ऐसा, NC0 x की पावर 0 1, 1 की पावर n 1, NC0 माइनस NC1 x, देखो ना माइनस बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि पावर ऊपर क्या है ऑड है, प्लस NC2 x स्क्वायर, इसमें माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, फिर देखोगे NC3 x क्यूब, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा माइनस 1 की पावर n बाहर आएगा, NCn होगा और ये x की पावर n।
तो किसी भी निगेटिव के लिए एक्सपेंशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। निगेटिव के लिए एक्सपेंशन इस तरीके से लिख सकते हैं, और निगेटिव वाला जो एक्सपेंशन है वो किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाले का यूज करके ही हमने निगेटिव वाला एक्सपेंशन लिखा है। तो आई होप कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम के कुछ बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक बोल सकते हो आप, जिसमें एक्सपेंशन इन्वॉल्व है, फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, और उससे फंक्शन एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ बेसिक रिजल्ट्स बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, वो इन्वॉल्व है। तो उन सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, देख लिया, ठीक है। अब अगर उन सारी चीज़ों को देख लिया, वो समझ में आ गया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। या उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r in 1 plus x की पावर n is NCR and that in 1 minus x की पावर n is equal to -1 to the power n into NCR। देखो कैसे लिखा है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में इस चैप्टर के करना क्या है, जितना मौका मिले उतना एक्सपेंशन लिखा करो। जितना एक्सपेंशन लिखोगे उससे क्या होगा, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब जैसे इसको लिख दिया हमने NC0, NC1x, NC2x², ऐसे NCn x की पावर n। अब क्लियर दिख रहा है ना कि x की पावर n कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या चाहिए हमें, r चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r में क्या होगा, देखो जब x की पावर 1 है तो NC1 है, x की पावर 2 है तो NC2 है, x की पावर 3 है तो NC3 है, x की पावर 4 है तो NC4 है, तो x की पावर r है तो NCr होगा। वैसे ही 1 माइनस एक्स की पावर n है ना, इसको अभी हमने लिखा था, ये वैसा होता है। ये एक्सपेंशन हमने लिख दिया। अब अगर ये एक्सपेंशन लिख दिया तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें x की पावर r चाहिए इसमें भी, तो x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर क्या हो जाएगा, फिर से देख सकते हो, जब 1 है तो माइनस NC1, जब 2 है तो NC2, जब 3 है तो माइनस NC3, यानी ऑड के साथ क्या जा रहा है, माइनस। तो इसको ऐसे जनरलाइज कर दिया, -1 की पावर n, ठीक है, और NCr, क्योंकि जब n ऑड होगा निगेटिव लग जाएगा, जब n इवन होगा पॉजिटिव लग जाएगा। तो इस तरीके से कोफिशिएंट निगेटिव के टर्म में लिखते हैं, निगेटिव वाला एक्सपेंशन में, और पॉजिटिव वाला एक्सपेंशन में हम लोग एक कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया होगा सबको, है ना। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो इससे पहले हमने देखा x की पावर r का कोफिशिएंट फाइंड करना था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि 1 + x के जो बाइनोमियल था उसी से रिलेटेड था। तो हमने क्या किया, बाइनोमियल देखने की कोशिश किया कि उसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमने लिख दिया था NCR। अब यहाँ पे क्या है कि बाइनोमियल अलग है, बहुत ही अलग बाइनोमियल है। तो करना क्या है, सबसे पहला काम हमें एक्सपेंशन लिखना होगा। एक्सपेंशन लिख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। एकदम बेसिक को रख के एक्सपेंशन लिखिए। 11 है ये, क्या आ जाएगा 11C0, ठीक है। 11C0 आप ax² को ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, 0, और इसको फुल पावर दे सकते हो, ये चाहो सॉरी इसको 0 देते हैं, ठीक है, और इसको क्या दे दिया 7 दे दिया। 11 है ना, फुल पावर 11 दे दिया, प्लस नेक्स्ट क्या किया 11C1 कर दिया, ये ax² है, इसकी पावर 1 दे दिया, और 1/bx, इसकी पावर क्या हो जाएगा, अब घटेगा। जिसका पावर कम था वो बढ़ता जाएगा, जिसका पावर ज़्यादा था वो घटता जाएगा, ऐसे करके ये हम लोग लिख देंगे। अब क्या है कि इस तरीके से हमने तो देख लिया, लेकिन इसके बावजूद हमें दिख नहीं रहा है कि कौन सा जो टर्म होगा या कौन सा
एक्सपेंस या कौन सा टर्म होगा जो x की पावर 7 देगा, तो हमें क्या करना होगा, जनरल टर्म लिखना होगा। तो जनरल टर्म हमें पता है TR+1, TR+1th टर्म हमें लिखने आता है, कैसे लिखते हैं, NCR इंटू क्या करेंगे, AX², ठीक है, टू दी पावर R लिख दिया, इंटू 1/BX की पावर n-r। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर n-r यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे r लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर वेरी नहीं करेगा, आंसर वेरी नहीं करेगा। जो कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट इस केस में आएगा, वैसा ही कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट दूसरे वाले केस में आएगा। अब मैं इससे बना देता हूँ सेकंड वाले से, यहाँ n-r और r यहाँ पे रख के वो तुम लोग बना लेना, आंसर मैच कराने की कोशिश करना, आंसर मैच कर भी जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, NCR A⁴, ठीक है, और क्या होगा 1/B⁴n-r, ठीक है, इंटू x की कोफिशिएंट क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 2r हो गया, यहां से क्या लिखेंगे, माइनस इसका कोफिशिएंट n-r, ठीक है, ये आ गया। ये कोई भी जनरल टर्म है, किसमें, इसमें कोई भी जनरल टर्म इस तरीके से हमने R+1 टर्म लिखा। तो x का पावर देखो ना, क्या है, पावर दिख रहा है 3r माइनस n, ये किसके बराबर होना चाहिए, n की वैल्यू तो हमें पता है ना, n की वैल्यू क्या है हमें पता है, n की वैल्यू पता है, वो लिख देते हैं, n = क्या है, n = 11 है, तो ये हमने 11 लिख दिया, 11 लिख दिया, ठीक है, तो 11 लिख दिया, 3r माइनस 11, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होना चाहिए 7 के, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू 6 आ गई, r की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, तो r की वैल्यू 6 आ गया, मतलब r जब 6 रखेंगे तो x की पावर 7 बन जाएगा, यानी r = 6 रखने पे हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, r = 6 रखने पे T7 आएगा, यानी टर्म 7वां होगा, ऐसा नहीं r = 6 देखा टर्म 6ठा बोल दिया या 6th टर्म बोल दिया, टर्म जो होगा वो 7वां होगा, है ना। तो 7वां टर्म क्या हो जाएगा, 11c, r की वैल्यू 6 रखना है, 6 A⁴ क्या हो जाएगा 6, और B⁴ क्या होगा 11 - 6, दैट इज 11 - 6 यानी कि B⁵, ठीक है, इंटू x⁴7। तो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट हमारा ये है, कोफिशिएंट हमारा ये हो गया, x⁴ का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 11c6 और a6 डिवाइडेड बाई B⁵। पिछले बार में हमने जो लिखा था कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट करके लिखा था, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ वो सब होते हैं जैसे NC0, NC1, NC2, NC3, ये सब। और कोफिशिएंट जब बोल रहा है, कोफिशिएंट मतलब हमें पूरा जो x की पावर 7 के पहले जितने भी नंबर, ये जितने भी मल्टीप्लाइड में है ना, वही उसका कोफिशिएंट है। तो 11c6 इसके साथ साथ A⁴ डिवाइडेड बाई B⁵। अगर कैलकुलेशन सही है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे r की वैल्यू ना, r की वैल्यू मान लिया जाए, ऐसा आ जाता, r की वैल्यू मान ली जाए, अगर ये x की पावर 7 यहाँ पे बोल रहा है ना, अगर मान लिया बोला होता कि नहीं x की पावर 6 का बताओ, तो अगर x की पावर 6 का बताना होता, जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि क्वेश्चन में बोला होता है x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, दिख रहा हो सबको, x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताना है, तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताने के लिए क्या करना होता है, देखो r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 रखते हैं, तो ये 17 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा 17 डिवाइडेड बाई 3, r की जो वैल्यू आती वो क्या आती, 17 डिवाइडेड बाई 3। तो r अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन, r फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अब अगर r फ्रैक्शन आ गया तो हम उससे क्या कंक्लूड करेंगे, तो उससे ये कंक्लूड करेंगे कि r फ्रैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि r नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टर्म कभी ऐसा हो सकता है क्या, 2.5 पौनवा, तो ऐसा टर्म तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये बोलेंगे कि x की पावर 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस एक्सपेंशन में x की पावर 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मान लिया हमें ऑप्शन चूज करना हो कि कोफिशिएंट क्या हो, तो 0 सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑप्शन नहीं हो तो, अगर ये ऑप्शन में हो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ में आया कि r जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो उस केस में क्या करना है कोफिशिएंट का, और जब r इंटीजर आ रहा है तो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, है ना। r निगेटिव भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि
नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको करने से पहले ना आप ये ट्राई करो, उस पर आते हैं हम लोग। ये वाला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये ट्राई करो, फिर हम लोग उस पर चलेंगे। ये देखो, इसको कैसे बनाएंगे। हमें कोफिशिएंट पता करना है x की टू पावर 50, ठीक है, इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 101 एंड 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर 100। अब सोच रहे होगे कि सर हमने पढ़ा तो बायनोमियल है और यहाँ पे तो ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन टाइप नजर आ रहा है। तो बिल्कुल बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, ठीक है, ट्राइनोमियल का ऐसा कुछ यूज नहीं करने जा रहा है। अगर वैसा होता तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता नहीं, ठीक। तो आप इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। x टू द पावर 50 है, हमें क्या करना होगा, इसको एक साथ लिख दिया ऐसे करके, x टू द 1 प्लस एक्स की पावर 100 और यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 100, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स साइड में लिख देते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर टोटल कितना था 101 और हमने क्या किया 100 लिखा है और एक को अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों पावर सेम है तो हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, ऐसा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, ये दे देगा। ये तो 1 माइनस एक्स क्यूब, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन लिखा हुआ है और ए की जगह 1 है, बी की जगह x है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का 100 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, इस तरीके का हो गया। अब इसमें हमें कौन सा कोफिशिएंट पता करना है, कोफिशिएंट हमें x की पावर 50। तो देखो कैसे पता करेंगे, इसको ना अलग अलग लिखते हो, अलग अलग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 100 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 100, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें x की पावर 50 पता कर लें, इसमें x की पावर 50 पता कर लें और दोनों में जो कोफिशिएंट आएगा वो ऐड कर देंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ना पावर जो बनेंगे, देखो अच्छे से, इसमें पावर क्या बनेंगे x की, देखो सबसे पहले तो एक कांस्टेंट बनेगा, जब एक्स क्यूब की पावर 0 रहेगा। एक क्या बनेगा 3 बनेगा, x की पावर क्यूब बनेगा, x की पावर 6 बनेगा, यानी जो भी बनेगा 3 के मल्टीपल में बनेगा। तो 3 के मल्टीपल में कभी भी 50 आएगा क्या, कभी भी 50 आएगा नहीं आएगा, यानी इधर से x की पावर 50 का कोफिशिएंट नहीं आने जा रहा है। कोई बात नहीं, ये तो है ना भी, इसमें ये भी तो है। तो इधर से अब देखो इसमें x मल्टीप्लाई है, यानी इसमें हमें 49 का कोफिशिएंट ढूंढना होगा, 49 का कोफिशिएंट ढूंढना होगा उसमें। अब ये देखो कि क्या उसमें 49 आएगा, 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 49 को तो वो डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी अब आप देखोगे ध्यान से क्या बनेगा, देखो x की पावर क्यूब बनेगा, x की पावर 6 बनेगा, x की पावर 9 बनेगा, ऐसे ही कर करके बनेगा और सब में क्या होगा 1, ये बाहर है तो वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो हमें वैसा ढूंढना होगा जो 49 बना रहा हो, ताकि 1 ऐड कर दें तो वो 50 बन जाए। तो 3 के मल्टीपल में 49 आएगा क्या, 3 के मल्टीपल में 49 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें भी हमें x की पावर 50 नहीं मिलने जा रहा, x की पावर 50 यहाँ पे भी नहीं मिलने जा रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। देखिए 101 है, तो हमने क्या किया 1 प्लस एक्स की पावर 100, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के 100 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये क्या हो गया 1, अच्छा ये 1 प्लस एक्स क्यूब होगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा होगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100। तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या अलग अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स क्यूब लिख दिया और 1 प्लस इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक्स क्यूब है, जब एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल का यूज़ करके तो वहाँ पे टर्म कैसा बनेगा, पहला कांस्टेंट, फिर एक्स क्यूब की पावर 1 दैट इज़ एक्स क्यूब की पावर 2 दैट इज़ एक्स की पावर 6, फिर एक्स की पावर 9
एक्स की पावर 12 ऐसे कर करके बनता जाएगा 3 के गैप पे। तो कभी भी उसमें 50 नहीं आएगा, यानी यहाँ से कोफिशिएंट नहीं आएगा। अब हमें ढूंढना होगा 49 का, ताकि हम 1 ऐड करके 50 बनाएं। तो 49 भी नहीं आएगा 3 के मल्टीपल में, 3 6 9 12 49 नहीं आएगा। 49 नहीं आएगा ना, चेक कर लेते एक बार, नहीं आएगा, ये 49 भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्म ही नहीं वैसा बन रहा है तो कोफिशिएंट ही नहीं आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब यहां पे भी क्या है लिखा हुआ है 1 + x + x² + x³, ठीक है, टू द होल पावर 11। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो फिर से मन में आ रहा होगा कि अब यहाँ तो 4 टर्म्स है ना, तो पिछले बार तो चलो 3 टर्म था तो कुछ हो गया, अब यहाँ पे 4 टर्म है तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, किस तरीके से होगा ये। तो यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि आप बाइनोमियल में इसको कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपने बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, देखो इसको अच्छे से सोच के किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू बना सकते हैं। तो जल्दी से इसको बनाइए। ठीक है, सोच के देखना है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। जो अंदर टर्म है उसको थोड़ा बहुत हमें क्या करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा, थोड़ा बहुत कुछ देखो फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ ऐसा हो जिससे कि वो बाइनोमियल में फाइनली कन्वर्ट हो जाए। ठीक, चलिए जल्दी से ट्राई करिए इसको। हिंट है इस क्वेश्चन के लिए कि आपको फैक्टर करने की जरूरत होगी। ठीक है, फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके किस तरीके से कर लेंगे हम लोग इसको, तो फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 + x हो गया ये, प्लस यहाँ पे x² कॉमन ले लेंगे ना, x² कॉमन ले लेंगे, 1 + x यहाँ पे भी आ गया। अब ये इसको पूरे को हम लोग फैक्टर करके लिख सकते हैं 1 + x × 1 + x²। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि हमने ये जो 4 टर्म दिख रहे थे अलग अलग, उसको फैक्टर कर लिया और 2 बाइनोमियल में एक्चुअली कन्वर्ट कर लिया। 2 बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, उसको हम लोग लिखते हैं, देखो ऐसा हमने ये देख लिया कि 1 + x × 1 + x² की होल पावर 11, ये है कुछ। अब इसको अलग अगर लिखेंगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, 1 + x की पावर 11 × 1 + x² की पावर 11, ये ऐसा आ गया। अब इन सारों में हमें क्या करना है, इन सारों में हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें x की पावर 4 नजर आए। हमारे पास है क्या, हमारे पास इसका एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब ऐसा भी नहीं करेंगे कि पूरा मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे 12 टर्म, यहाँ पे 12 टर्म, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ लॉजिक लगाना होगा। देखिए लॉजिक लगाते हैं। अब जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे, देखना, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो टर्म कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट वाला बनेगा जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, यानी ऐसे लिख सकते हम लोग 11c0 वाला बनेगा। एक कोफिशिएंट क्या बनेगा, 11c1x बनेगा। ठीक है, 11c2x² बनेगा, 11c3x³ बनेगा, 11c4x4 बनेगा और 11c5x5 बनेगा। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो कोफिशिएंट चाहिए, हमें कोफिशिएंट कौन सा चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, इसका भी लिख लेते हैं ना, ये जो है इसका लिख लेते हैं। देखो उसका लिखेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 11c0। ठीक है, 11c0। दूसरा क्या बनेगा, 11c1x² बनेगा, क्योंकि x² की पावर 1, x² की पावर 1 तो x²। फिर क्या बनेगा, एक और टर्म बनेगा 11c2x की पावर 4 बन जाएगा,
क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में चलेगा, जो सेकेंड टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं कि लगातार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4, एक और लिख लेते हैं 11c3 x की पावर 6 चला। आगे लिखने का कोई मतलब है नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो 12 होंगे, टोटल नंबर ऑफ 12 दोनों में होंगे, लेकिन हमें वहाँ तक काम है नहीं क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर 4 से मतलब है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या बनाना है, x की पावर 4 बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो ना। सबसे पहला ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, दिखा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11c0 11c2 x की पावर 4 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। 11c1x जो है उसका जोड़ा x की पावर क्यूब होता, तभी जाके वो x की पावर 4 बनाता, तो उसका जोड़ा है नहीं इधर, तो इससे नहीं मिलेगा। हाँ इसका है क्या, हाँ इसका है। इसका कौन है, इसका ये है। अच्छा इसका क्यूब का नहीं है, इसका भी नहीं है, x का भी नहीं मिला, 4 का मिलेगा, 4 का कौन मिलेगा, ये मिलेगा, 5 का तो मिलेगा ही नहीं, तो इसके आगे कोई जोड़ा बनेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट हम लोग लिखे हैं कैसे, कोफिशिएंट क्या हुआ 11c0 इंटू ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 11c2 प्लस 11c2 इंटू 11c1 इंटू सॉरी प्लस ये क्या है 11c4 इंटू 11c0। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यही सब क्या है x की पावर 4 का कोफिशिएंट है। तो इन सबों को ऐड कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, वरना मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आंसर होंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बहुत रेयर चांसेस है कि आपको ये सिंप्लीफाई करके मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर बाइनोमियल में ऐसा कुछ लगे कि हमें मल्टीप्लाई करके कुछ प्रोडक्ट या कुछ पावर वगैरह बनाना है, तो उसको आप इस तरीके से चार्ट बनाया करो, है ना, चार्ट बनाओ और देखो मल्टीप्लाई करके कि जो भी पावर हमें चाहिए वो किस तरीके से बन सकता है, जिस तरीके से बनेगा लिख देंगे उसका, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा देखो एक और है ना कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स या फिर हम बोल सकते हैं टर्म्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमें इस एक्सपेंशन में वो टर्म ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, देखो जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म पता है TR+1 लिखते हैं रेदर देन TR। ये क्या होगा 10CR इंटू x/3, ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 है, R क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, इंटू 3/2x², ठीक है, ये 1/2 है, ये क्या हो जाएगा n-r डिवाइडेड, n की जगह हम लोग वैल्यू लिख देते हैं, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है, 10 - r/, ये 3 नहीं 2 होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब हमें x की पावर 0 करना है, बस 0 कर देते हैं। देखो x की पावर क्या हो गया r/2, उधर से क्या आ जाएगा, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -10 - r हो गया, ठीक है। तो इसी को हमें बेसिकली क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो 0 कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये r/ कितना हो गया, -r/2 हो गया, माइनस प्लस 3r/2, ठीक है, -10 = 0। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 20/3, r की वैल्यू 20/3, यानी r क्या आ गया, r फ्रैक्शन में आ गया। तो r फ्रैक्शन आने का क्या मतलब हो गया कि r की वैल्यू फ्रैक्शन आने का ये मतलब हो गया कि वो टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना,
क्योंकि टर्म 20/3 ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है। टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। यानी ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब कोई भी टर्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क हमने दे दिया है, देखो एक क्वेश्चन है, हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन आप होमवर्क रख लो। ठीक है, नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है। बाकी जो भी कुछ रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।